एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, तो इन सब चीजों को कैसे महरूम रखेंगी आप? तो बट ओवरऑल मैं समझता हूँ अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया और गवर्नमेंट किसी तरह से प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने एमएसपी को वो कर दिया, क्या नाम, लेजिस्लेटिव सैंक्शन कर दी, कंपलसरी कर दी, तो अंत में समझता हूँ ये होगा कि गवर्नमेंट विल बिकम द बिगेस्ट बायर ऑफ ऑल कमोडिटीज और प्राइवेट सेक्टर टोटली एल्बो आउट हो जाएगा। अतुल जी एक और समझती हैं कि जी अतुल जी एक और चिंता जो बाजार में फिलहाल है कि बिकॉज इसको यहाँ पर रोल बैक करना पड़ा और यहाँ पर काफी इसके बारे में विरोध हुआ, तो आगे अगर कोई फार्म्स, हम बाकी तो चीजों की यहाँ पर बात भी नहीं कर रहे, अगर किसान एग्रीकल्चर को लेके कोई नए रिफॉर्म्स बाजार में लेके आने हो तो यहाँ पर सरकार को एक एक वॉल का सामना करना पड़ सकता है, एक मुश्किल आ सकती है यहाँ पर। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और एग्रीकल्चर अपने माने या ना माने, आज की तारीख में अपनी जो एग्रीकल्चरल की प्रोडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड की एवरेज से 50% से कम है और कुछ जिनसों में तो 30% से भी कम है। तो अगर अपने को अपना एग्रीकल्चर को सुधारना है तो कहीं ना कहीं अपने को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मेथड्स लाने पड़ेंगे और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा अगर बिग टिकट इन्वेस्टमेंट करना है। तो जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सवाल है, जो सिराज ने भी बात बोली, मेरा तो ये मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हिंदुस्तान में सदियों से चली आ रही है। आज हम यूपी को बिलोंग करते हैं, मैं लखनऊ से आता हूँ, बटाव पे खेत हमने हरदम से सुना है, जो खेतों का मालिक है वो शहर में रहता है, उसका खेत बटाव में चलता है। तो जो व्हाट इज बटाव, बटाव इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो मैं समझता हूँ ये सारे जो वो है पॉसिबली, जैसा कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला, शायद समझाने में कहीं ना कहीं भूल हुई है या कमी रह गई है। मैं समझता हूँ ये सारे फार्म लॉस तो हिंदुस्तान के अपने फार्मर्स के लिए बेहद अच्छी चीजें थी, उनको स्ट्रैंगल होल्ड से निकाल रहे थे। अगर आप देखिए ये केवल सारा जितना भी फार्मिंग लॉस का ऑपोजिशन था ये पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी तक सीमित था। अब हिंदुस्तान तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी नहीं है, हिंदुस्तान तो और भी काफी ज्यादा बड़ा है और प्रदेशों में भी कमोडिटीज पैदा होती हैं। वहां पे हम लोगों ने कोई इसके बारे में वो ऑपोजिशन नहीं आता हुआ देखा। क्लियरली काफी हद तक नॉर्थ इंडिया से ही यहाँ पर ये रहा है। लेकिन जाते जाते सिराज आपसे भी एक फाइनल व्यू लेना चाहेंगे कि अब यहाँ पर अगर रोड अहेड की बात की जाए तो उसे आप कैसे देखते हैं? इसमें मेरा ये मानना है कि जैसा अभी कहा अतुल जी ने कि ये कुछ स्टेट्स तक सीमित था। अभी भी बहुत सी स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पार्टी की सरकार है, और वहाँ पे हम स्टेट में ये लॉज ला के फार्मर्स से ज्यादा क्लोजली इंटरैक्ट करके एक दो हमें सक्सेसफुल मॉडल्स दिखाने पड़ेंगे लार्जर स्केल पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। कहीं पे दिखाना पड़ेगा कि देखिए इन स्टेट्स ने ऐसा किया और ऐसा करने से यहाँ के फार्मर्स को ये फायदा हुआ। और अगर हम एक सर्टेन टाइम फ्रेम में ये करते हैं तो हमें धीरे धीरे पूरे देश में ये सफलता शोकेस करने का मौका मिलेगा और तब ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज जो है वो ज्यादा आसानी से पूरी की जा सकेगी। मगर अभी के हालात तो ऐसे हैं कि ये बात करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तो यही माना जाएगा कि भाई पीछे हट गई है सरकार, इसके पीछे कोई उनका और मंशा है और इसलिए ट्रस्ट को इस वक्त नहीं इस बात को छेड़ा जा सकता। मगर आगे के लिए इनको यही कानूनों को या इनको थोड़ा सा इनमें चेंज करके, क्योंकि बात सच यही है कि ये कानून जरूरी है, देश के लिए अच्छे हैं, मगर एग्रीकल्चर के लिए बहुत से कानून हैं, केवल यही 3 नहीं है। देश में एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए पिछले 10, 15, 20 साल से बात चल रही है और बहुत सी चीजों में परिवर्तन लाने की जरूरत है और इन सारे मुद्दों को एक सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके डिस्कस करने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि इस पूरे एपिसोड से इस चेंज के आने में टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा, मगर इस चेंज को आना भारत की एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है। ऑलराइट, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया सिराज जी, अतुल जी साथ जुड़ने के लिए और वो इतने इत्मीनान से सभी चीजें हमारे दर्शकों के लिए समझाने के लिए। आगे बढ़ेंगे और नजर यहाँ पर डाल लेते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस पर भी और स्ट्रैटेजीज के लिए चलते हैं। सबसे पहले ज्ञानशेखर के पास। ज्ञानशेखर, कैसे देखते हैं आप इंटरनेशनल मार्केट्स और यहाँ पर आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? देखिए, as far as oil seeds and the whole agriculture complex, the one which is very hot right now is cotton. और बहुत volatility भी है अभी because some government policy was expected last week.
लेकिन गवर्नमेंट में they decided to maintain status quo and said that we're not going to intervene. तो उसके बाद थोड़ा speculative activity बढ़ा है the domestic front, but let's also not forget it's an arrival season where a lot of arrivals are happening as far as cotton is concerned. Our production it has been decently good. So as of now, the ICE markets are very closely watching Indian markets, the overseas cotton contracts. Any developments in India is going to impact ICE prices, and that's basically what's happening now. तो यहाँ से cotton अच्छा ही दिख रहा है for the short term, but I think in the slight medium term selling आने का बहुत chances है, because we're getting into Christmas season and the end of the year season where a lot of profit taking will be seen. So cotton is my pick as of now, looking at targets of 33,000 at least, but at that 33,000 levels would be wonderful levels to keep